हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के एक नए लेक्चर के बारे में। एंड आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को लेकर। राइट, देखिए ये गैसियस स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर फॉर्मूलाज में इंक्लूड होते हैं एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। क्या हमें वॉल्यूम प्रोवाइड है, क्या हमें टाइम प्रोवाइड है, क्या हमें मास प्रोवाइड है, क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड है, या फिर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बेसिस के ऊपर हमारा जो इफ्यूजन है और जो डिफ्यूजन है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है आखिरकार डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है। राइट, तो थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद मैं आपको एक खतरनाक सा एग्जांपल दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार इसमें होना क्या है। उसके बाद हम जितने भी रिलेशंस बनते हैं, अराउंड 9 से 10 रिलेशन बनेंगे इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को लेके, वो सभी हम एक ही बारी में सभी कंप्लीट कर लेंगे। राइट, ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन आखिरकार क्या होता है। आखिरकार डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। राइट, अब देखिए मान लीजिए मैंने अभी अपने आसपास में डीओ लगाया, आप थोड़ी सी दूर बैठे हो, थोड़ी देर बाद आपको स्मेल आने स्टार्ट हो जाएगी। अब वो स्मेल क्यों आई होगी? क्योंकि मैंने जैसे ही डीओ लगाया तो डीओ का जो स्मेल था, वो जो डीओ के पार्टिकल्स थे वो मेरे आसपास के सराउंडिंग एयर में इन्वॉल्व हो गए, घुल गए हैं। राइट, अब यहाँ पर मेरे आसपास के एरिया में जो उसकी कंसंट्रेशन है वो तो काफी ज्यादा है, बाकी हर जगह, इस जगह को छोड़ के बाकी हर जगह रूम के कॉर्नर्स में उसकी कंसंट्रेशन काफी कम है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और जो बंदा दूर बैठा हुआ है उसको भी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। राइट, अब बात करते हैं इफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन तो समझ में आ गया, इफ्यूजन क्या होता है। अब इफ्यूजन का मतलब होता है अगर हम किसी भी गैस को फोर्सफुली प्रेशर अप्लाई करके एक पर्टिकुलर होल से बाहर निकालना चाहें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। नहीं समझ में आया? मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर, मेरे पास क्या है? कंटेनर है। ठीक है, यहां पर मैंने इस कंटेनर में पिस्टन लगाया हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगाया हुआ है। यहां पे कोई भी मैंने गैस भर दी और यहां पर मैंने क्या किया? एक होल कर दिया। यहां पे मैंने क्या कर दिया? एक होल कर दिया। अब जैसे जैसे मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, ये प्रेशर, ये पिस्टन जो है ये आगे मूव करेगा, और ये जब पिस्टन आगे मूव करेगा तो ये आगे तभी तो कर पाएगा जब गैस कंप्रेस होनी स्टार्ट होगी। अब गैस कंप्रेस होना चाहती है लेकिन यहाँ पर क्या है? एक होल है। तो जैसे जैसे पिस्टन को आगे बढ़ाएंगे हम प्रेशर अप्लाई करके, गैस कंप्रेस होना स्टार्ट करेगी और कंप्रेस होके इस होल में से गैस फोर्सफुली प्रेशर के साथ बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन कहते हैं। राइट, तो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में क्या फर्क है? डिफ्यूजन में तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, वहां पर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे, लेकिन इफ्यूजन करते टाइम हम क्या लगा रहे हैं? इफ्यूजन करते टाइम हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं अपनी गैस को बाहर निकालने के लिए। राइट, अब देखिए एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल समझते हैं आखिरकार पढ़ना क्या है हमें। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए O2 गैस है, यहाँ पे मेरे पास N2 गैस है। यहाँ पे जो O2 गैस है वो मेरे पास मान लीजिए 3 atm प्रेशर पे है और जो N2 गैस है वो 5 atm प्रेशर पे है। राइट, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक कोर्क लगा दी, मैंने यहाँ पे एक कोर्क लगा दी है। अब यहाँ पर अलग प्रेशर है, यहाँ पर अलग प्रेशर है, यहाँ पर अलग गैस है, यहाँ पर अलग गैस है, तो दोनों जगह अलग अलग गैस है अलग अलग प्रेशर के ऊपर। जैसे ही मैं ये कोर्क रिमूव कर दूंगा तो हमें पता है इस साइड में, अगर मैं कोर्क लगा के देखूं तो, लगा के रखूं तो मुझे पता है इस साइड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन हाई है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेगी। कब तक? जब तक दोनों जगह प्रेशर इक्वल ना हो जाए। सिमिलरली इस साइड में, मेरे राइट हैंड साइड की कंपार्टमेंट में सिर्फ डाई नाइट्रोजन गैस है और इसका प्रेशर है 5 atm। तो डाई नाइट्रोजन गैस जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी जब तक कि दोनों जगह प्रेशर क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही मैंने कोर्क लगा हटा दिया
तो O2 ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी राइट हैंड साइड में और N2 ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी लेफ्ट हैंड साइड में। कब तक? जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही हमने कोर लगाया और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि दोनों जगह गैसेस का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। O2 यहां पर था मेरे पास 3 atm के साथ, अब O2 यहां पर हो गई 1.5 atm में और यहां पर भी O2 जो है वो 1.5 atm में पहुंच गई। यानी कि प्रेशर जो है आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा इधर। क्यों? क्योंकि आधी गैस ऑक्सीजन की इधर ट्रैवल कर गई। जब दोनों जगह इक्वल अमाउंट हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की, तभी तो वो इक्वलाइज होगा, तभी तो वो इक्वलाइज होगा। और आधा आधा अगर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो प्रेशर आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल मान लो 10 थे, 10 मॉलिक्यूल के कारण 3 atm प्रेशर था। अब कोर को हटाते ही आधे मॉलिक्यूल यानी 5 मॉलिक्यूल इधर चले गए, तो जो 5 मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो भी तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर N2 5 atm था, आधे N2 के मॉलिक्यूल इधर चले गए, यहाँ पे N2 आएगा और उसका प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 2.5 atm और इधर भी N2 का प्रेशर कितना आ जाएगा 2.5 atm, राइट। और ओवरऑल प्रेशर इस कंपार्टमेंट में देखो कितना बन रहा है 4 atm, इस कंपार्टमेंट में भी क्या बन रहा है 4 atm। और इसी को तो हम कहते हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इधर नाइट्रोजन का पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन तब तक चलता रहता है जब तक कि हर जगह आसपास में जितना भी उसके पास स्पेस अवेलेबल है, हर जगह उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वलाइज ना हो जाए। और कंसंट्रेशन इक्वल होने का मतलब है प्रेशर भी इक्वल हमें देखने को मिलेगा। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पार्ट की तरफ, ताकि आपको जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको डिफरेंट फैक्टर्स पता होने चाहिए कि हमारा डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे रेट की, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन। रेट का क्या मतलब हो गया, कितने कम टाइम में कितना ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, कितने कम टाइम में कितना ज्यादा फास्ट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, उसी को तो कहेंगे रेट, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो रेट को कंपेयर करने के ही आते हैं। देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं रेट की, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मेरा डिफ्यूजन कितना फास्ट हो रहा है, क्या वो किसी भी गैस के मोलर मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। एक हैवी गैस है वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी, एक लाइट गैस है फास्ट ट्रैवल करेगी। तो अगर गैस मेरी लाइट है, जल्दी ट्रैवल कर रही है, तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जितना कम मास होगा उतना फास्ट डिफ्यूज करेंगे, और जितना फास्ट डिफ्यूज करेंगे उतना ज्यादा ही रेट देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, रिलेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो हमने पाया कि रेट जो है सिर्फ मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अंडर रूट ऑफ मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अंडर रूट ऑफ मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैंने कहा R1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ M1, R2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ M2। ठीक है, तो R1 by R2 क्या आ जाएगा मेरे पास, R1 by R2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ M2 by M1। ये बन गया मेरे पास पहला रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन मास के। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब एक बात सोचो, जो रेट है वो डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन रखेगा। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। जितना ज्यादा मास होगा गैस का उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी हमारी गैस की उतनी ही कम रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा यानी कि मास ज्यादा, मास ज्यादा यानी कि रेट कम। अभी तो देखा हमने, तो यानी कि मैं कह सकता हूं क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो रेट आएगा वो डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और कैसे इनवर्स रिलेशन में आएगा, अंडर रूट के। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि R1 by R2 जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2 by D1। अब देखो एक बहुत बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, क्या, जो हम ये रेट कंपेयर कर रहे हैं ना, R1 by R2 अंडर रूट ऑफ M2 by M1, R1 by R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 by D1, ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों गैसेस सेम कंडीशन के ऊपर होंगी, उनकी जो टेम्परेचर कंडीशन है या प्रेशर कंडीशन है यहाँ पर वो सेम होगी, तभी ये एप्लीकेबल है। मान लीजिए मैंने एक गैस को क्या है 100 डिग्री पे रखा हुआ है और एक गैस को मैंने 200 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है। सेम गैस ले लो, चलो एक काम करते हैं, सेम गैस लेते हैं।
मैंने हाइड्रोजन गैस ली, एक तो मैंने इसको 100 डिग्री पे रख दिया, उसी हाइड्रोजन गैस को मैंने 200 डिग्री पे रख दिया, तो कहां पर क्या दोनों में रेट सेम होगा? नहीं होगा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। एक तेज भाग रही है ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण, एक कम तेज भागेगी कम टेम्परेचर होने के कारण, तो दोनों गैस का रेट ही सेम नहीं होगा, जबकि दोनों का मास तो सेम है, तब भी रेट सेम नहीं होगा, राइट। तो फिर दो अलग अलग गैस का तो रेट हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे अगर उनको अलग अलग कंडीशन पे रखेंगे? तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको रिलेशन बता रहा हूं जहन में रखो, इन सभी के लिए कंडीशंस जो है ना वो सेम होनी चाहिए। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि पहली गैस जिस कंडीशन पे है, जिस टेम्परेचर पे है, जिस प्रेशर पे है, जिस वॉल्यूम में है, दूसरी गैस भी उसी कंडीशन पे उतने ही टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वरना रेट को कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर था ये दो रिलेशन, ठीक है। ये पहला रिलेशन आ गया हमारे पास, ये आ गया दूसरा रिलेशन। अब चलते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ। तो देखिए मैंने अभी इफ्यूजन की बात की, मैंने क्या कहा था? जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे पिस्टन के ऊपर, उतना फास्ट गैस जो है वो इफ्यूज आउट करेगी, राइट। सिंपल सी बात है। मान लो टैप है, टैप में से पानी निकल रहा है पाइप के थ्रू, अब टैप के अंदर से पानी का जितना ज्यादा प्रेशर आएगा उतना तो तेज पानी बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि मेरे पास जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, जो रेट होगा मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। यानी कि मैं कहूंगा R1/R2 जो है वो इक्वल होगा P1/P2 के। R1/R2 जो है वो इक्वल होगा P1/P2 के। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा रेट देखने को मिलेगा, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। अब ये मेरे पास आ गया तीसरा रिलेशन। अब हमें क्या होता है कई बार जो है, ये तो इंडिविजुअल थे, खाली मास दे रखा है तब कंपेयर करना है, खाली प्रेशर दे रखा है तब कंपेयर करना है। कई बार जो है गैस का मास भी पता होता है, प्रेशर भी पता होता है, तब हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ जाएगा। तो मुझे पता है क्या? मुझे पता है जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मास के। तो यहां से क्या रिलेशन डिराइव होगा? यहां से रिलेशन डिराइव हो जाएगा R1/R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा P1/P2, R1/R2 इक्वल टू P1/P2 और अंडर रूट ऑफ M2/M1, अंडर रूट M2/M1। ये आ गया मेरे पास एक नया रिलेशन, ये आ गया मेरे पास एक नया रिलेशन। अब एक बहुत खतरनाक रिलेशन, जो बच्चे एमएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे ही आ गए आप कहोगे सर सारे ही आ गए, ये भी बोल देते जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखो आज के टाइम पे ना कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो गैसेस फिट उनमें से एक चैप्टर है। अगर मैं बात करूं प्रेशर की, मैंने कहा जितना ज्यादा प्रेशर मैंने पिस्टन के थ्रू लगा दिया उतने ज्यादा गैस बाहर निकलेगी। उतनी ज्यादा गैस बाहर निकलने का मतलब क्या है? उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकलेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या मैं ये कह सकता हूं प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने बाहर निकल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने बाहर निकल रहे हैं वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मैंने प्रेशर लगा दिया उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मेरे कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं P1/P2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1/N2 के। N1 यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकले हैं, देखिए ध्यान से N आउट लिखा हुआ है, कितने बाहर निकल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नहीं लिखा मैंने लिखा कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकल रही हैं टाइम के साथ। तो P1/P2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1/N2 के। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूं P1/P2 की जगह N1/N2, तो एक नया रिलेशन आ गया मेरे पास, R1/R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा N1/N2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरे पास N1/N2 जो है वो मेरे पास क्या है? N1/N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस बाहर जो निकल रहे हैं, आउट जितने हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस जो कि बाहर निकल रहे हैं। तो ये मेरे पास बन गया एक और रिलेशन, ये हमारे पास बन गया एक और रिलेशन। अब देखते हैं एक नया रिलेशन, देखिए लिख देता हूं मैं, ये पहला रिलेशन है जो हमने निकाला है, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन है जो हमने निकाला है, ये हमारे पास तीसरा रिलेशन है जो हमने निकाला है, ठीक है, ये फोर्थ है जो हमने निकाला है, एक ये निकाल लिया हमने, ठीक है। एक और देखते हैं टाइम के साथ। देखिए अगर मैं बात करता हूं एक हैवी गैस है, तो हैवी गैस क्या करेगी? जितना ज्यादा हैवी गैस उतना ज्यादा टाइम लेगी वो बाहर निकलने में। यानी कि मेरे पास जितना ज्यादा हैवी गैस होगा उतना ज्यादा वो टाइम लेगा बाहर निकलने में। यानी कि मैं कहूंगा T1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 के, T2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M2 के, अंडर रूट ऑफ M2 के, क्योंकि रेट का रिलेशन जो है वो
इनवर्स में है मास के साथ, सॉरी अंडर रूट में है मास के साथ, तो टाइम का भी वही रिलेशन रहेगा। तो हम कहेंगे भाई T1 by T2 जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ M2 by M1 की। जितनी ज्यादा हैवी गैस मेरे पास होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। T1 क्या है, टाइम कितना लग रहा है डिफ्यूज होने में, तो जितनी ज्यादा हैवी गैस, सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पे, M1 by M2, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हैवी गैस होगी मेरे पास उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा बाहर निकलने में, डिफ्यूज होने में या इफ्यूज होने में, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो T1 by T2 जो है वो अंडर रूट ऑफ M1 by M2 के हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये एक और रिलेशन आ गया भैया, ये एक और रिलेशन आ गया। अगर मैं कंपेयर कर दूं वॉल्यूम को, अगर मैं कंबाइन कर दूं वॉल्यूम को हमारे पास, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी बाहर जा रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी बाहर जा रही है, यानी कि V1 कितनी बाहर निकल रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, कितनी बाहर निकल रही है, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जितना कम मास होगा उतनी वॉल्यूम बाहर निकलेगी, और मास के साथ तो सबका इनवर्स रिलेशन है। तो V1 जो है वो अंडर रूट ऑफ M1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एक और रिलेशन बन जाएगा, क्या हमारे पास यहां से एक और रिलेशन बनेगा, V1 by V2 जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ M2 by M1 के। जितनी ज्यादा हैवी गैस होगी उसकी उतनी ही कम वॉल्यूम बाहर निकलेगी, जितनी ज्यादा हैवी गैस होगी उसकी उतनी ही कम वॉल्यूम बाहर निकलेगी, जिसकी जितनी लाइट गैस होगी उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी। तो ये भी हमें एक रिलेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे रिलेशन विद ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, राइट। आई होप आपको जितने भी रिलेशन है सारे समझ में आ गए होंगे। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डेंसिटी भी इंक्लूड कर दी, मास भी इंक्लूड कर दिया, प्रेशर भी इंक्लूड कर दिया है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स भी, टाइम भी, वॉल्यूम भी। इससे ज्यादा रिलेशन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारी बुक छान के मारे हैं इन सबको, तभी मैंने इकट्ठा किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कभी वीडियो बंद ना हो गई हो। चलो चल रही है, ठीक है, चल रही है वीडियो। एक सेकंड में इसको साइड कर देता हूं, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख जाएंगे जितने भी रिलेशन हैं इसके। तो यहां पर हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।